फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जो है उसके बारे में अपने अच्छे से पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। पिछला जो चैप्टर था पूरा, उसमें मैंने फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल दोनों के अंदर डिफरेंस बता दिया था। थोड़ा सा मेन बात बता देता हूं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अकेला डिफ्रैक्शन है जिसके अंदर लेंस लगाए जाते हैं। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में लेंस नहीं लगाए जाते। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है और स्क्रीन भी इंफिनिटी पे हो सकती है। या तो सोर्स अनंत पे रखा होगा या फिर इमेज अनंत पे बनेगी, दोनों में से कोई एक काम होगा। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का मेन डेफिनेशन है। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आज जो पढ़ेंगे वो एक स्लिट से हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन करवाएंगे। तो स्लिट से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन करवाएंगे। मान लीजिए ये एक सिंगल स्लिट है कोई, उसको मैंने ए बी नाम दे दिया। ए बी कोई सिंगल स्लिट है। अब मैंने बोला जहां तो सोर्स को अनंत पे रखो या स्क्रीन को अनंत पे। मैं सोर्स को अनंत पे रख लेता हूं। जब सोर्स को अनंत पे रखूंगा तो सारी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल पैरेलल आएंगे एक दूसरे के। यहां पे लेंस नहीं इधर लगा तो प्रिंसिपल एक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन आगे लेंस लगाएंगे। ये रे ऑफ लाइट क्या करती है, जानी तो चाहिए थी ऐसे, जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन ये क्या करती है स्क्रीन तक जाने के लिए, अब क्योंकि यहां से डिफ्रैक्शन होगा, अब इस पॉइंट पे जो रे पहुंचेगी ना, ए पॉइंट पे पहुंचने वाली रे जो है यहां से हर दिशा में मुड़ जाएगी। अगर मैं हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताऊं, हाइगेन का जो सेकंड सोर्स का थ्योरी दिया था उसने क्या बताया था कि कोई भी वेव फ्रंट है। अब देखो ए से लेके बी तक, ध्यान से सुनना, ए से लेके बी तक ये स्लिट है जिसकी लंबाई ई मान ली मैंने, ठीक है। उसको मैं ऐसे बना देता हूं, ए से लेके बी तक ये स्लिट है। अब ए से लेके बी तक स्लिट के अंदर से एक वेव फ्रंट पास करेगा। वेव फ्रंट कोई वेव पास कर रही है तो वेव फ्रंट तो पास करेगा ही करेगा। एक वेव फ्रंट पास करेगा। अब वेव फ्रंट पास करेगा तो उस वेव फ्रंट या उस तरंगाग्र का हर एक बिंदु लाइट सोर्स बन जाता है। ये हम 12वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि जितने भी बिंदु हैं इस वेव फ्रंट के सारे बिंदु खुद ही क्या बन जाते हैं, प्रकाश का स्रोत, लाइट का सोर्स बन जाते हैं। जब सारे के सारे पॉइंट लाइट का सोर्स बन गए तो सारे के सारे पॉइंटों से भी वेव निकलेगी। भाई ये एक सोर्स है तो ये भी वेव इमिट करेगा, ये सोर्स है ये भी वेव इमिट करेगा। सारे सोर्स वेव इमिट करते हैं ऐसे, सारे सोर्स ऐसे वेव इमिट करते हैं। अब अनंत सोर्स है, इन सारे सोर्स जब वेव इमिट करते हैं तो इनका जो आगे वाला हिस्सा होता है, इन सभी आगे वाले हिस्से का आपस में सुपर इम्पोज कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं, बनेगा क्या। मान लीजिए यही मैंने बोला, हर पॉइंट बन गया एक वेव फ्रंट, हर पॉइंट क्या बन गया, एक सोर्स बन गया, खुद हाइगेन ने बताया था। अब क्या होगा, सारे पॉइंटों से क्या होगा, इस तरीके से तरंगाग्र बन जाएंगे। इससे भी तरंगाग्र, इससे भी, इससे भी, यानी कि सारी तरंगें ये क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अब यहां अनंत बिंदु है तो अनंत स्रोत है, इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स है तो इनफाइनाइट वेव है आगे। हर बिंदु पर एक, हर बिंदु के ऊपर क्या बन जाएगा, सबके पाथ को मैं ऐसे मिला देता हूं, एक परिणामी तरंगाग्र बन जाएगा, बन जाएगा एक परिणामी तरंगाग्र बन जाएगा जो इस तरीके से बनेगा। मैं क्या करता हूं, परिणामी तरंगाग्र, क्योंकि ना तो इससे ऊपर कुछ है ना इससे नीचे कुछ है। अगर कोई होता खुला आसमान तो मैं इसको ऊपर और नीचे टपा देता ऐसे, क्योंकि ये दोनों ओर से बंद है, अंधेरा है दोनों ओर, ए के ऊपर भी अंधेरा रहेगा, बी के नीचे भी अंधेरा रहेगा। इसलिए इसको जब बनाएंगे हम तो इसको बिल्कुल क्या करेंगे। अब अगर मैं, अब ये चीज आपको समझ आ गई, समझ आने के बाद अब हमें डायग्राम को ऐसे बना देना है कि ये इस तरीके से लाइट इमिट करेगा, ठीक है। ऊपर भी अंधेरा नीचे भी अंधेरा, तो ऊपर नीचे वेव फ्रंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये बन जाएगा। अगर मैं मान लू ए से बी तक टोटल कितने सोर्स है, P नंबर ऑफ सोर्सेज है। जैसे मैं कह रहा हूं अनंत बिंदु मान रहा हूं, अनंत की बजाय ये तो एक लिमिटेड एरिया है। अनंत तो उसमें मानते हैं ना खुले आसमान में जो तरंग चलती है, तो वो तो कितना बड़ा घेरा होता है उसका, तो उसको तो हाइगेन ने इनफाइनाइट माना, कितना बड़ा घेरा होता है जो खुले आसमान में चलेगी। लेकिन ये तो ए और बी के बीच
में आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं मान लूं कि पी सोर्स है, कितने सोर्स है? पी सोर्स। पी सोर्स इसके अंदर मैंने मान लिए, ध्यान रखना जो कह रहा हूं, पी सोर्स। और एक सोर्स से निकलने वाली तरंग का आयाम स्मॉल ए है, तो पी सोर्स से निकलने वाली तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? पी ए। सही है। पी सोर्स से निकलने वाली तरंग का आयाम या तरंग का जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो पीए हो जाएगा। ये भी आपको पता चल गया। ए क्या है? एक सोर्स जो वेव देता है उसका वेव फ्रंट का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, तो पी का क्या हो जाएगा? पी इंटू ए हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए पथांतर निकाल लेते हैं। ये सबसे पहला स्रोत है ऊपर वाला, एक नंबर, ये समझाने के लिए। ये नीचे वाला पी नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 चलते जाएंगे, पी है अपने पास। अब एक नंबर और पी नंबर यहां से जब जाएंगे, अब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? मैंने पहले बोला लेंस लगाना पड़ेगा, तो इस जगह पे क्या करूंगा? लेंस लगाऊंगा। जो बिल्कुल मिड पॉइंट से आ रहा है वो ऐसे जाएगा सीधा। अब थीटा कोण पर मैं मान लेता हूं, थीटा कोण वाली तरंगिकाओं को ले लेता हूं, तो इस तरीके से लेंस लगा दिया। अब लेंस लगा दिया तो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी इस तरीके से थीटा एंगल पर आ रही है, वो यहां पे जाके मिल रही है। जो भी रे ऑफ लाइट आती हैं वो यहां से क्या करती हैं? आके किसी भी पॉइंट पी पर मिल जाती हैं, थीटा कोण पर आ रही है। अब मैं क्या करूंगा? बिल्कुल पहली तरंग और पीवी तरंग, इनके बीच का पथांतर या कलांतर निकाल लेता हूं। पहले पथांतर निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस, उससे फेज डिफरेंस कलांतर आ जाएगा। और कलांतर आते ही जब पी तरंगिकाओं के बीच का कलांतर आ जाएगा डेल्टा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का क्या रह जाएगा? डेल्टा बटे पी, है ना। अगर पी दूरी, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि पी सोर्सेस के बीच में अगर फेज डिफरेंस डेल्टा है, तो लगातार दो जो सोर्स आ रहे हैं उनके बीच में डेल्टा बटे पी वही हो जाएगा। तो डेल्टा बटे पी कर दूंगा लगातार दो के बीच में। तो हमें पहले तो पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? ये लाइन है, इससे इसके ऊपर लंब ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये अगर थीटा है तो ये रहेगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये थीटा ही बच गया। अब मुझे क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए के। तो पथांतर सीधा दिख रहा है, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स emitted from first and pth source, पीवें और प्रथम सोर्स के द्वारा जो इमिट होती है वेव, उनके बीच का पाथ डिफरेंस। सीधी सी बात है, पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है बी के, सॉरी ए के है, और ए के की वैल्यू आपको दिख जाएगी ट्राइंगल ए के बी का यूज करोगे, वहां से सीधी सी बात है साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा होता है ए के अपॉन ए बी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए के अपॉन ए बी। जब करोगे ए के बी से, ए के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई साइन थीटा। ए के की वैल्यू आ जाएगी ई साइन थीटा। तो ये आपके पास ई साइन थीटा आ गया पाथ डिफरेंस। अब मुझे निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस यहां कलांतर क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, यानी कि पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है आपको पता है? पाथ डिफरेंस की वैल्यू है ई साइन थीटा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास आ गया। एक से लेके पी सोर्स तक पथांतर, ये एक से लेके पी तक सोर्स के बीच का कलांतर फेज डिफरेंस है। मुझे लगातार दो तरंगिकाओं के मध्य निकालना है, तो मैं लिखूंगा फेज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव, जो भी टू सक्सेसिव वेव्स, दो सक्सेसिव वेव्स के बीच में क्या होगा?
दो सक्सेसिव वेव्स के बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस। सीधी सी बात है, इसके अंदर p का डिवाइड कर देंगे, यानी कि दो क्रमागत तरंगिकाओं के मध्य है, दो क्रमागत तरंगिकाओं के मध्य है कलांतर। तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा जी डेल्टा बटे पी। टोटल पी तरंगिकाएं हैं क्योंकि पी सोर्स है। सभी तरंगिकाओं का एक का आयाम ए है, पी ए उनका एम्पलीट्यूड है, ये भी हमें पता चल गया। यहां से पी तरंगिकाओं का मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा बाय पी अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है और यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, उनके बीच में एंगल कितना है, डेल्टा। यही मतलब है, दोनों में फेज डिफरेंस डेल्टा। फेज डिफरेंस डेल्टा होने का मतलब यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, उनके बीच में फेज डिफरेंस, ये एंगल डेल्टा है। अब इसका ये सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर कहीं भी बनेगा, उस सेंटर के भी यहां पर एंगल जो बनेगा वो डेल्टा ही बनेगा। कितना बनेगा, डेल्टा ही बनेगा। ये जितने भी अपने ज्योमेट्री यूज करते हैं, मैथमेटिकल ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज करते हैं, उसमें ये आपका पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींची जाए तो दोनों टेंजेंट, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में जितना कोण बनाती हैं, उतना ही कोण उन टेंजेंट को सेंटर से मिलाने पर जो लाइंस होती है वो बनाती है। 9th क्लास मैथ याद करो, उसके अंदर आपने पढ़ा है। ये एंगल भी डेल्टा हो जाएगा। अब क्या करता हूं, इस सेंटर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर और उसको नाम दे देता हूं कोई भी एल। अब बात सिंपल है, AB की दूरी कितनी है, AB डिस्टेंस कितनी है, एम्पलीट्यूड का मोड है। समझ गए ना, AB डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड का मोड है। मुझे AB डिस्टेंस निकालनी है, कितनी है, तो AB डिस्टेंस तो निकल जाएगी। ये एंगल डेल्टा, तो ये एंगल डेल्टा बाई 2, ये एंगल भी डेल्टा बाई 2, और आपको ये एंगल डेल्टा बाई 2, ये एंगल डेल्टा बाई 2, तो आप यहां से निकाल लीजिए। क्या निकालोगे, BL। और आपको पता है ट्रायंगल से दिख रहा है, अगर आपको AB निकालना है वो डबल हो जाएगा BL का, हो जाएगा, BL का डबल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, BL की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ट्रायंगल यूज करूंगा CBL, ये 90 डिग्री है। CBL ट्रायंगल यूज करूंगा और CBL ट्रायंगल से मैं ऐसा क्या निकालूं कि BL मिल जाए, मैं साइन डेल्टा बाई 2 निकाल लेता हूं, जो आ जाएगा BL बाई BC। क्या आ जाएगा, BL बाई BC आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अपने निकाल लेंगे, कितनी आती है, इसकी वैल्यू अपने निकाल लेंगे कितनी आती है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये चीज क्या है, ये चीज PA है, ये चीज क्या है, PA है, आर्क यानी कि चाप, चाप PA है। ये देखिए बता चुका हूं, एक तरंग A लंबी, दूसरी है तो P है, तो P तरंग है, PA लंबी है, PA है, ये वैल्यू मुझे पता है। और आपको पता है कि ये चीज PA है, और क्वेश्चन आपके पास BC की वैल्यू तो फिर मिल ही जाएगी। कैसे मिल जाएगी, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस जो होता है वो आपके पास होता है एंगल, यानी कि कोण। और सीधी सी बात है, कोण आपको दिख रहा है, डेल्टा है आपके पास, ठीक है। चाप आपको पता है ये पूरा है ना, चाप PA है, रेडियस अगर R मान लू, रेडियस ये R मान लू अगर, ठीक है, चाप PA हो गया और एंगल मिल जाएगा कितना, डेल्टा। यहां से R की वैल्यू मिल गई मुझे, PA बटे डेल्टा, और R ही क्या है, BC है, यानी कि साइन डेल्टा बटे 2 बराबर BL बटे R। यहां से R की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 R की वैल्यू यूज कर देते हैं, साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू BL अपॉन PA अपॉन डेल्टा। यहां से आपको BL मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, PA अपॉन डेल्टा इंटू साइन डेल्टा बाई 2, ये मिल जाएगा आपको BL। BL का डबल कर देंगे, मुझे मिल जाएगा AB, और AB तो किसी भी वेक्टर का एम्पलीट्यूड उस वेक्टर का लंबाई होता है, तो इस वेक्टर का एम्पलीट्यूड AB होगा, इसकी लेंथ, यानी कि मुझे मिल जाएगा, हैंस
फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, ये इक्वेशन कैपिटल ए दे दीजिए, यहां से आपको ए बी मिल जाएगा और ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, ए बी मिल जाएगा डबल ऑफ बी एल, यानी कि डबल ऑफ, जगह कम बच गई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए बी की वैल्यू फ्रॉम ए इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बी एल, यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ पी ए बाई डेल्टा इंटू साइन डेल्टा बाई 2। अब डेल्टा के नीचे 2 ले जाइए तो रिजल्ट जो आ जाएगा, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ए, इसको ए बी लिख रहा हूं मैं, ये 2 टाइम्स ऑफ बी एल है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पी ए अपॉन डेल्टा अपॉन 2, या ऐसे करो पी ए को अलग रख लो, साइन के ऊपर, साइन एंगल में भी डेल्टा बाई 2 है, यहां भी डेल्टा बाई 2 कर दो, ये आपके पास फाइनल एम्पलीट्यूड आ गया, यही हमें फाइंड करना था, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये आपका डेरिवेशन का मेन काम हो गया, ये सिंगल स्लिट से फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट है, जिसमें मैंने दोबारा रिपीट देख लो 2 मिनट इसको। पहले क्या है, एक स्लिट दी हुई है, स्लिट क्या है, स्लिट के अंदर से पी वेव फ्रंट वेव पास कर रही है, पी तरंगिकाएं गुजर रही हैं, हर तरंगिका खुद एक सोर्स है, और जो कितने एम्पलीट्यूड की तरंग इमिट कर रही है, ए एम्पलीट्यूड की तरंग इमिट कर रही है, तो पी तरंगिकाओं का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा, ए टोटल क्या बन जाएगा, पी ए, ये पी ए हो गया, ये चाप हो गया। ये जो आर्क है, ये इसे गोला बनाएगा और उसका यहाँ पे सेंटर होगा कहीं, सेंटर से इसको मिलाने वाली चीज रेडियस होती है आर, और आपको पता है आर्क अपॉन रेडियस यानी कि पी ए अपॉन आर, पी ए अपॉन आर एंगल डेल्टा हो जाता है। यहां से लंब ड्रॉ करते हैं, सीएल, लंब सीएल ड्रॉ करते हैं, आधा बीएल का डबल हो जाएगा ए बी, तो बीएल का डबल हो जाएगा ए बी, और ये जो डबल जो बीएल है, बीएल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रायंगल सीबीएल है मेरे पास, सीबीएल से मैं साइन डेल्टा बाई 2 निकाल लेता हूं, यहाँ जाता है बीएल अपॉन बीसी, बीसी की वैल्यू आर है, आर की वैल्यू यहाँ से ये यहाँ पे पुट कर दी, आर की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपको साइन डेल्टा बाई 2 मिल गया, साइन डेल्टा बाई 2 से आपको बीएल मिल गया, बीएल की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दूंगा, डबल हो जाएगी, ए बी की वैल्यू ये मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, और डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा माइनस हो रहा है, डेल्टा मैं यहां से पुट कर सकता हूं। अब एक ही काम रहेगा, डेल्टा बाई 2 को मैं अल्फा जूम कर लूंगा, फार्मूला बन जाएगा पी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो इसको अपने नोट करेंगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर इसको साफ कर देंगे। इक्वेशन 1 से डेल्टा की वैल्यू ये थी अपने पास, उसके बाद देखिए एम्पलीट्यूड जो हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 3, जो यहां कहीं पर लिखी थी हमने, वो इक्वेशन से एम्पलीट्यूड जो आया वो पी ए साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 आया। डेल्टा बाई 2 को अल्फा मान लेते हैं, जब डेल्टा बाई 2 को अल्फा मानोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, साइन अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, यानी कि एम्पलीट्यूड हो गया पी ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी रियल में क्या होती है, इंटेंसिटी यहाँ तीव्रता प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के मोड के स्क्वायर के, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है के, और जनरली अगर लेट करूं के को मैं 1, तो यहां से इंटेंसिटी जो है वो मोड ए का स्क्वायर ही रह जाती है। के को बहुत जगह हम 1 लेके चलते हैं, हमने जब फर्स्ट ईयर में किया था वहां भी हमने के को बहुत जगह 1 लिया था, के को 1 पुट कर देंगे, मोड ए का स्क्वायर, ए मेरे पास ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर कर देता हूं, पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अधिकतम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो क्या होगा, इस चीज को आई नॉट, इस चीज को आई नॉट बोलेंगे, पी स्क्वायर ए स्क्वायर को, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई नॉट, इसको मैं आई नॉट पुट कर देता हूं। अब बात करते हैं मेन चीज, 3 केसेस में बनते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल मिनिमा, और उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी मिनिमा। इन केसेस की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब पहले क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए निकालेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा या केंद्रीय उच्चष्ट के लिए क्या होगा, थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा। ये कैसे होगा, ध्यान दो, इस तरीके से, ये मेरे पास रेज ऑफ लाइट आ रही थी और इस तरीके से वो थीटा कोण पर चली जा रही थी, मुझे सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बीच में मिलेगा,
मिलेगा ना, बिल्कुल बीच में मिलेगा। तो ये लाइन तो थीटा एंगल बनाती थी इसके साथ, अब ये लाइन तो खुद से कोई एंगल ही नहीं बनाएगी, इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर बनता है और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाती है। इस तरीके से इसके अंदर क्या पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से स्पॉट बनते हैं। बीच वाला बहुत ही ब्राइट होता है, फिर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस इस तरीके से एक तरीके से बन जाती हैं। फिलहाल हम उसको जब निकालेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा और एंड में इसका डायग्राम भी बनेगा, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। पहले यहां देखते हैं, थीटा को 0 को अप्रोच कराओगे तो इस इक्वेशन से देखो डेल्टा भी 0 को अप्रोच करेगा। जब डेल्टा 0 को अप्रोच करेगा तो यहां आ जाइए, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा अप्रोच टू 0 साइन अल्फा बाय अल्फा। जब डेल्टा 0 को अप्रोच करेगा साइन अल्फा बाय अल्फा होता है 1। लिमिट डेल्टा अप्रोच टू 0 साइन अल्फा बाय अल्फा जो होता है वो होता है 1। ये हमें पता है, तो उसकी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो आई की वैल्यू आ गई I0 जो कि मैक्सिमम है, आई की वैल्यू आ गई I0 जो कि मैक्सिमम है। ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट आ गया, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट आ गया जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, फोर प्रिंसिपल मिनिमा, यानी कि द्वितीय, आप कह दोगे मुख्य निम्निष्ठों के लिए, हिंदी के अंदर निम्निष्ठ कहते हैं मिनिमा को। मिनिमा की बात करेंगे, निम्निष्ठों की बात करेंगे। तो मिनिमा के केस में सबको पता है इंटेंसिटी 0 हो जाती है, इसका मतलब आई की वैल्यू 0 कर देनी है और आई होता है I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा की ओर इसके 0 कर देनी है। इसका मतलब साइन अल्फा 0 कर देना एक तरीके से। साइन अल्फा 0 किस किस पे होता है? आप बोलोगे सर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, इस तरीके से होता है, चलता रहता है, प्लस माइनस 3 पाई, इन सब पे क्या होता है, ये ऐसे 0 होता है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि क्या आप लोग 0 ले सकते हो? अल्फा को मिनिमा आ सकता है 0 पे? आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा जब 0 है, या आप कुछ भी कह दो, थीटा डेल्टा अल्फा सब 0 है उस केस में। अल्फा 0 है तो उस केस में तो मेरे को मिनिमा मैक्सिमम मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये केस नहीं स्टडी कर सकता। इसलिए मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि अल्फा जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, और अल्फा मेरे पास है डेल्टा बाई 2। सिंस अल्फा मेरे पास है डेल्टा बाई 2, तो डेल्टा बाई 2 की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, सो डेल्टा की वैल्यू सीधी सी बात आ गई 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई डैश डैश, यानी कि डेल्टा मेरे पास आ गया 2m पाई प्लस माइनस, और m की वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, 1 से स्टार्ट करनी है, 0 नहीं ले सकता, डैश डैश ये आ गई। या आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा बाई 2 प्लस माइनस क्या है, m पाई है। डेल्टा बाई 2 क्या है, प्लस माइनस m पाई है। अब क्या करना है, अपने पास डेल्टा बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस m पाई आ गई, या अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस m पाई आ गई। i की वैल्यू उस पे क्या होती है, 0 होती है। जब आप अल्फा का कर्व बनाओगे तो उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जहां जहां पर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये चीज आएगी, वहां पर मिनिमा बनेगा, 0 पर मैक्सिमा बनेगा, बड़ा मैक्सिमा, सबसे बड़ा पहाड़ ऐसे। उसके बाद मिनिमा बढ़ जाएगा, पहला किस पे, पाई पे, और इधर बढ़ जाएगा माइनस पाई पे, चल रहा है पता। उसके बाद फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। अब ये मैक्सिमा तो होता है सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये जो मैक्सिमा बढ़ेंगे आगे ये होते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि मेन मैक्सिमा के बाद आ रहे हैं, द्वितीय उच्चिष्ट होते हैं जो आगे बढ़ेंगे। अब उसका केस स्टडी करेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो, डेल्टा बाई 2, डेल्टा मेरे पास ये रहा इक्वेशन 1 में,
2 को नीचे ले आओ, डेल्टा बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। यानी कि हम इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आपके पास डेल्टा बाई 2 आपको पता है पाई बाय लैम्डा इंटू ई साइन थीटा है, जो प्लस माइनस एम पाई के बराबर हो गया। पाई ये बराबर हो गया, पाई से पाई कैंसिल, ई साइन थीटा आपके पास आ गया प्लस माइनस एम लैम्डा। ये जो इक्वेशन है न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन आई है ये मिनिमा के लिए आई है। किसके लिए आई है, मिनिमा के लिए आई है। और याद करो जब हमने एक लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफ्रैक्शन के अंदर मिनिमा का केस अलग होता है और वो बिल्कुल वैसा होता है मिनिमा का केस डिफ्रैक्शन में जैसा कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का केस होता है। देख रहे हो एम लैम्डा या एन लैम्डा जो पाथ डिफरेंस या पथांतर होता है वो संपोषी व्यतिकरण में होता है, वो इंटरफेरेंस होता है वहां। लेकिन यहां ये देखिए किसके लिए है, मिनिमा के लिए, वो पलट जाते हैं केस। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। और पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ना है, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए। अब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए अब एक बात देखिए, सारे केस हम यूज कर चुके हैं। थीटा अप्रोच टू 0 भी करवा लिया, उसके बाद सीधा 0 रख के भी देख लिया। अब मिनिमा और मैक्सिमा के लिए एक ही चीज बचती है, जहां पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट बढ़ते हैं वहां पहला अवकलन 0 होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज 0। यानी कि ये चीज आपको पता है, एक ही केस बचता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एक ही चीज बचती है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, कि पहला जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है और दूसरा डिफरेंशिएशन, क्योंकि ग्राफ अल्फा और आई के बीच में बनेगा तो जिसके बीच में ग्राफ बनेगा उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी आई बाई डी अल्फा 0 होता है। अगर d2i बाई डी अल्फा दूसरा अवकलन, अगर दूसरा अवकलन पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा है और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमा है, ये आपको पता है। अब यहां पे डी आई बाई डी टी, आई की वैल्यू मेरे पास है, आई की वैल्यू क्या है, ये वाली I0 साइन अल्फा बाई अल्फा की स्क्वायर, साइन अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। अब देखिए I0 का तो कोई मतलब नहीं, पहले साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का फिर कॉस अल्फा, है ना, डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वैसे ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2 बाई अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, I0 तो गया खत्म, 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, I0 पड़ा है, चलो क्या आ जाएगा जब कॉमन हो गए, यहां बचेगा कॉस अल्फा, यहां पर बचेगा साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0, सब कुछ 0 के बराबर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई अल्फा बच गया। यहां से क्या पता चला, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बच गया, अल्फा इधर ले आओ, कॉस को नीचे ले जाओ, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा को y लेट कर लो, क्या लेट कर लो, y। जब जब तीन चीजें बराबर में आ जाए तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, दो इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू tan अल्फा, y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। y के साथ दो वक्र बनेंगे अल्फा के, x अक्ष पे अल्फा को ड्रॉ करूंगा, y अक्ष पे y को ड्रॉ करूंगा। पहला वक्र, पहला कर्व बनेगा y बराबर अल्फा का, स्ट्रेट लाइन होगा सीधा। दूसरा कर्व बनेगा y इज इक्वल टू tan अल्फा का, tan अल्फा का डायग्राम आपको बनाना आता है, पाई बाई 2 पे अनंत हो जाएगा, ठीक है, 0 पे 0, जो कर्व आप बनाते रहे हो कि पहला कर्व तो क्या बनेगा, इस तरफ तो अल्फा होगा x अक्ष में, y अक्ष में होगा y, पहला कर्व तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू अल्फा का, ये तो बन गया स्ट्रेट लाइन। दूसरा बनेगा tan का, ऐसे tan का कर्व जैसे बनाते हो आप ऐसे करके, ये कर्व जो है वो हम बना लेंगे।
या जो है इतना जो है उसका आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपने इसको आगे लिखेंगे और यहाँ इसको नोट करना है नोट करो, और उसके बाद अपने इसको क्या करेंगे आगे कंप्लीट कर देंगे डेरिवेशन। y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू tan अल्फा, दो चीजें आ गई, इन दोनों के बीच में कर्व बना देंगे। इसका मतलब हैंस वैल्यूज ऑफ अल्फा, जो अल्फा की वैल्यूज होंगी वो कहां से निकालोगे, वो वहां से निकालोगे जहां पर ये दोनों जो ग्राफ है वो कट करेंगे। y इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा विल बी पॉइंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कर्व, y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। अब देखिए दोनों कर्व बनाए हैं मैंने, जो ग्रीन लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा की है, थोड़ी सी लाइन ऊपर जाएगी, ये वो नीचे बनी है, थोड़ी सी ऊपर बनेगी, ध्यान रखना। और देखो ये कट कहां कहां करेगी, ये लगभग π/2 के पास इसको कट, ये पॉइंट लगभग इसकी करीब होगा, ये लगभग इसके पास में होगा, यहाँ पर बनने में नहीं बना, ऑलमोस्ट इसके क्लोज चला जाएगा। ये पॉइंट देखिए किसके क्लोज चला गया, 3π/2 के। ये पॉइंट देखिए और क्लोज जाता जाएगा, 5π/2, 7π/2। यानी कि जहां जहां पर अल्फा की वैल्यूज क्या है, अल्फा इस तरफ y है, इस तरफ अल्फा आपको पता है, इस तरफ भी y लिख दीजिए। अल्फा की वैल्यूज क्या, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2, सो ऑन। इन वैल्यूज के ऊपर मुझे मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा, इन पॉइंट्स में मुझे मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि द्वितीय उच्चिष्ट मुझे कहां कहां मिलेगा, क्योंकि मैं सेकेंडरी मैक्सिमा का केस कर रहा हूं। किन पॉइंट्स में मिलेगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब मेरे पास तीन डिस्क्रिप्शन आ गई, तीन चीजें आ गई जो माइंड में क्लियर कर लो, तीन चीजें आ गई और मैं तीनों चीजें यहां लिख रहा हूं। अल्फा की वैल्यूज के साथ मैं कर्व बनाने जा रहा हूं, अल्फा की वैल्यू के साथ हम कर्व बनाएंगे, किसका बनाएंगे, इंटेंसिटी का। और वो कर्व जो बनेगा, वो कर्व आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। नंबर पहली, अल्फा की वैल्यू जब 0 होगी उस केस के अंदर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। पहला केस था ये, केंद्रीय उच्चिष्ट हिंदी में। जब अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π, प्लस माइनस 3π, तो बनेगा प्रिंसिपल मिनिमा, मुख्य निम्निष्ठ। और जब अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस π/2, इनके बीच में प्लस माइनस 0 और इसके बीच, इस तरीके से बनेगा। अब एक बात बताइए, क्या प्लस माइनस π/2 के ऊपर, सोचने वाली बात है, क्या प्लस माइनस π/2 के ऊपर सेकेंडरी मैक्सिमा बढ़ सकता है? बन ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से लेके पाई तक मुझे मिनिमा तक पहुंचना है कि भाई 0 से लेके पाई तक मुझे मिनिमा तक पहुंचना है। 0 के ऊपर जो बन रहा है यहां पर, ये बन रहा है, इस जो 0 पे बन रहा है उसका नाम है प्रिंसिपल, या आप इसको कह दो सेंट्रल, वो है सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी इंटेंसिटी है I0, मैक्सिमम है ये I0। लेकिन दोनों और निम्निष्ठ तो तभी आएगा ना, अब एक उच्चिष्ट के बीच में एक और उच्चिष्ट आगे निम्निष्ठ कैसे आ सकता है? उच्चिष्ट के बाद सीधा निम्निष्ठ ही आएगा, और पहला निम्निष्ठ कहां आ रहा है, पाई पे आ रहा है, तो प्लस माइनस π/2 का कोई भी यहाँ पे तर्क नहीं है। इसलिए यहां ध्यान दीजिए, ये पॉइंट इसके क्लोज मीट करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा, इसके तो क्लोज मीट कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहा क्लोज जाके मीट, लेकिन फिर भी π/2 ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। इसका रीजन ये है, ठीक है, रीजन इसका रीजन ये नहीं है कि क्लोज मीट नहीं करता, कर जाए तो भी नहीं लेना। अब नहीं लेना इसको, क्यों नहीं लेना, कारण स्पष्ट है कि यहां पर मिनिमा आएंगे, कहां है, माइनस का पाई, ये प्लस का पाई। उसके बाद देखिए 2π पे जाके मिनिमा आएगा, कहीं माइनस के 2π पे, इधर भी माइनस के प्लस के 2π पे, लेकिन बीच में फिर माइनस का 3π, प्लस का 3π, इन पे मिनिमा आएंगे तो बीच में मैक्सिमा आते जाएंगे।
ऑब्वियस है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस 7 पाई बाय 2 सो ऑन। यहां आएंगे सेकेंडरी, क्योंकि पहला तो आ चुका, दूसरे नंबर वाले राधा तो एक ही होता है, बाकी वजीर होंगे ना, उस तरीके से। तो सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा तो सारे प्रिंसिपल होंगे। अब यहां क्या आ जाएगा, इस तरीके से इंटेंसिटी जो है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। कितनी कितनी का, अब इनकी इंटेंसिटी बराबर होगी, इनकी इंटेंसिटी बराबर होगी, इसकी इंटेंसिटी इसके बराबर होगी। कितनी होगी ये भी फिक्स होगी, जो आपको याद रखनी है। और एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूव कीजिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा भी तो देखो ये फर्स्ट है दोनों, ये वाला और ये वाला, ये है तो सेकेंडरी, लेकिन कौन से, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि प्रथम द्वितीयक, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट है तो द्वितीयक उच्चिष्ट, लेकिन कौन से, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। और ये क्या है, मुख्य है, निम्निष्ठ, यानी कि प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट है ये वाले भी कौन से हैं, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट, फिर तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट, चतुर्थ द्वितीयक उच्चिष्ट, यानी कि द्वितीयक उच्चिष्ट है सारे सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, चलता रहेगा। अब ध्यान दीजिए इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, प्रूव करना है था, प्रूव कीजिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम I0 की 22वां हिस्सा होती है। इनकी इंटेंसिटी पता है क्या है, I0 बटे 22 है, इसकी तो I0 है, इसकी I0 बटे 22 होती है। सेकंड वाले की इंटेंसिटी I0 बटे 22 होती है, ये प्रूव करना आता है। और थर्ड वाले की इंटेंसिटी I0, अगले की इंटेंसिटी यानी कि सेकंड वाले की I0 बटे 61 होती है, ये I0 बटे 61 है। और पेपर में हर साल यही क्वेश्चन आता है, I0 बटे 22 होती है, प्रूव करो, सारा डेरिवेशन करना पड़ता है यहां तक। केस जो 3 स्टडी किए हैं तीनों ही करने पड़ेंगे, क्योंकि डायग्राम कैसे बनाओगे। अब इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू, याद देखो, I इज इक्वल टू I0 साइन अल्फा बाय अल्फा, ये हमारा फार्मूला है कि स्केयर आपको अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी, यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है सबको पता है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है 3 पाई बाय 2, माइनस का है यहाँ पे प्लस का 3 पाई बाय 2 ये वाला, तो 3 पाई बाय 2 रख देते हैं। एट अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 3 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 रखो, तो साइन अल्फा तो 1 हो गया, साइन अल्फा तो 1 हो गया, साइन स्केयर अल्फा प्लस 1 ही हो जाएगा। साइन अल्फा तो प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन साइन स्केयर अल्फा प्लस 1 रह जाएगा। साइन स्केयर प्लस 1 हो गया, इसको 1 पुट कर दिया, लेकिन इसको पुट करो I इज इक्वल टू I0 साइन अल्फा 1 हो गया, ये हो गया 3 पाई बाय 2 की होल स्केयर। जब इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा I0 बटा 22, जो भी आंसर आए आपको याद रखना है I0 बटा 22 आ जाएगा, ये जो आंसर है इसका I0 बटे 22। इसी तरीके से जब वैल्यू पुट करोगे अगले केस में, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, अल्फा को प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 पुट करोगे, I बराबर I0 साइन 5 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 5 पाई बाय 2 1 हो गया, 5 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I0 4 बटे 25 पाई का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो उत्तर पता है क्या आ जाएगा, I बराबर I0 बटा 61, लगभग I0 बटा 61। ये आपका हो गया डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट कंप्लीट। तो मेन काम क्या है, थोड़ा सा 5 मिनट में बता दें हम। सबसे पहले हमने सिंगल स्लिट ली जिसकी विड्थ थी स्मॉल ई। आप लोग जो नोट्स बनाए हैं उसमें पेज पलट लो और स्टार्टिंग में चले जाइए, वहां से हम आपको समझाना शुरू करते हैं। बोलो स्टार्टिंग में क्या है, ई विड्थ ली हमने, ई विड्थ के बाद उस ई विड्थ से रे ऑफ लाइट आ रही है, थीटा कोण वाली लाइट ले ली, उसके आगे लेंस लगा दिया। लेंस ने क्या किया, थीटा कोण के ऊपर एक पॉइंट पे फोकसित कर दिया सबको। पहले 5 डिफरेंस निकाल लिया जो था आपके डायग्राम में ए के, और 5 डिफरेंस आ गया ई साइन थीटा।
उससे फेज डिफरेंस निकाल लिया और फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई बटे लैम्डा ब्रैकेट में ई साइन थीटा, जिसको डेल्टा मान लिया। डेल्टा बटे 2 पॉइंट में अल्फा माना है, आई की वैल्यू निकाली जो है आई जीरो ब्रैकेट साइन डेल्टा बाई 2 बाई डेल्टा बाई 2, और डेल्टा बाई 2 को अल्फा पुट कर दिया, रह गया साइन अल्फा बाई अल्फा की होल स्क्वायर, जो पता है आपको ये वाला फॉर्मूला रहेगा साइन अल्फा बाई अल्फा की होल स्क्वायर। 3 केस बनाए, जब अल्फा 0 है तो सेंट्रल मैक्सिमा मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट, उसके दोनों और मुख्य निम्निष्ठ, कहां पे, प्लस माइनस पाई पे, यानी कि प्लस माइनस एन पाई जहां पर आ गया ना वहां पर निम्निष्ठ बनते जाएंगे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और उनके बीच में ऑब्वियस उच्चिष्ट बढ़ेंगे, तो बीच में उच्चिष्ट बढ़ेंगे, उनकी वैल्यू यहां से निकाल ली। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, 2 ग्राफ है बस, y अल्फा का y tan अल्फा का, यहाँ कट कर रहे हैं आंसर आ जाएगा, ये क्लोज कट नहीं कर रहा छोड़ देंगे और बाकियों को ले लेंगे, और ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अकेला डायग्राम पूछ लेता है छोटे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है। ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फटाफट लाइक ठोक दो।